बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी लाहौर रजिस्ट्री में समात के हवाले से, जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के हवाले से की जा रही है, और दोस्त मोहम्मद मुज़ारी की जो रूलिंग है जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो पार्लिमानी लीडर या जो उम्मीदवार थे वज़ीर आला के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी जिसकी समात जो है वो हफ्ते के रोज़ भी हुई, और उसके बाद इस समात को यानी मौखर कर दिया गया था। और ये समात जो है ये आज सुबह या आज दोपहर से स्टार्ट हुई। इसके बाद मुख्तलिफ दलाइल जो हैं वो पेश किए गए। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस तनाजुर में आज एक हुकूमती तमाम पार्टीज़ की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें तमाम ही पार्टीज़ के नुमाइंदे या सरबराहान जो हैं वो शरीक हुए, और उनकी जानिब से कहना ये था कि जी इस समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए, ताकि वही जजेस अरकान जिन्होंने पहले फैसले दिए हैं, या अगर किसी एक पार्टी को रिलीफ दिया है तो इस ये तासुर ना आए कि शायद ये जो बेंच है ये वही बेंच है जो कि इस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले देती है। नाज़रीन, इस हवाले से बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया मैच फिक्सिंग के साथ साथ, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला आया तो शायद हुकूमत को ये फ़ैसला काबिल कबूल ना होगा। आपको बताते चलें कि मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रही थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के लाउंज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी जो मीडिया टॉक है या इसका जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, जिसमें फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जब पिछले फैसले जो कि हुकूमत के हक़ में दिए गए उनको सराहा गया, तो फिर इस बेंच में अब क्या शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर तो हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था वज़ीर आला का, जब वो कैंसिल हुआ तो उसके बाद दोबारा हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखना, ये भी तो उसी बेंच का फैसला जिस पर हुकूमत बहुत खुश रही है। अगर देखा जाए तो जब ये हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है इससे नल एंड वॉइड करार दिया गया था और दोबारा इलेक्शन के लिए कहा गया था, तो उस वक्त फिर उस्मान बुज़दार को भी बहाल किया जा सकता था, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। नाज़रीन, दूसरी जानब आपको ये बताते चलें कि अदालत में जो दलाइल दिए गए फुल कोर्ट की तश्कील के लिए, उस हवाले से चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये भी हो सकता है कि यही बेंच दलाइल सुनने के बाद फैसला दे दे, या अगर आगे चल के कोर्ट में कोई ऐसे नुकात सामने आते हैं जिनसे लगता है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच की तश्कील ज़रूरी है, तो उस सूरत में भी फैसला दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि जब तक दलाइल चलते रहेंगे 24 घंटे बैठने को तैयार हैं, और इस केस का जल्द अज जल्द फैसला सुनाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से मुख्तलिफ वकला जो हैं वो पेश होते रहे हैं। दोस्त मोहम्मद मुज़ारी के जो वकील हैं वो भी पेश हुए। इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन के वकील भी पेश हुए, जिन्होंने ये कहा कि ख़त भी मेरा है और पार्टी के जो अरकान हैं वो भी मेरे, और फैसला भी मेरा ही था। नाज़रीन, इसके अलावा जो समात के दौरान रिमार्क्स सामने आए हैं उसमें सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आया जो रूलिंग दी गई 63A आर्टिकल के हवाले से, या जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में या 63A में सरबराह जो पार्टी का होता है उसके ये मजाजी इख्तियारात हैं कि वो अपने अरकान को ये हिदायत दे सके किसको वोट देना है, या फिर ये पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि किसको वोट देना है। बहरहाल, हालांकि इसकी तशरीह पहले भी आ चुकी है, लेकिन अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि शायद इस पर मज़ीद मुफस्सिल फैसले आएँ। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम, बहुत शुक्र मालिक का। जी, जुल्फ़िकार बदर साहब, क्या वजह है कि सियासी जमातों का जो एतमाद है अदालत पे से उठता जा रहा है? यानी अगर किसी के हक़ में फ़ैसला आता है तो फ़ैसले की तारीफ़ होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, सराहा जाता है फ़ैसले को, तारीफ़ी कलमात अदा किए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा महसूस होने लगे कि फ़ैसला हक़ में नहीं आएगा तो फिर शुकूक शुबात का इज़हार शुरू हो जाता है, या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। मामला पाकिस्तान इस टाइम क्रॉस रोड से गुजर रहा है, और जो सूरत हाल मुल्क में जारी है वो आप देखें कि
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा मामला खराब है और एक केओस सा है इस टाइम पे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो इस मुल्क में चाहती है कि इस मुल्क में सिस्टम चले और मामलात को आगे लेके चले। देखिए, कंफ्यूजन इस वजह से ये अरोज हुई, इस वजह से इस प्रॉब्लम आई क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन लिखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी 63A की आप इंटरप्रिटेशन करें, और उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने इंटरप्रिटेशन ऑफ 63A कर चुके हैं और उसके अंदर उन्होंने ये बिल्कुल बता दिया कि मामला क्या होना चाहिए और पार्टी का जो सरबराह है वो फैसला कर सकता है। क्योंकि देखना जरूरत इस समर की है, ये देखने की जरूरत है और समझने की है कि पार्लिमानी पार्टी अबतर है या जो पार्टी का सरबराह है उसकी पोजीशन बेहतर है। देखिए, 2002 के अंदर आपको मैं मिसाल देने लगा हूं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चेयरपर्सन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनकी पार्टी को रजिस्टर्ड होने से मना कर दिया गया था, लेकिन उनको चूंकि इलेक्शंस में हिस्सा लेना था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी गई। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई तो उसका जो चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट बने वो मखदूम अमीन फहीम साहब बने और मखदूम अमीन फहीम साहब के नाम पे वो पार्टी रजिस्टर्ड हुई। फिर उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ही करती थी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विंग थी, जैसे बाकी विंग्स थे, ये पार्लियामेंटेरियन भी एक विंग थी। जो असल डिसीजन मेकिंग थी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ही करती थी। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रही है कि शायद पार्लियामेंटेरियंस जो हैं या जो पार्लिमानी पार्टी का जो हेड होता है ही इज द मेन सोल डिसीजन मेकर। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आप 63A की जो अभी हालिया जजमेंट आई है, जो आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एप्लीकेशन डाली थी, उसके ऊपर आप पढ़ लें तो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं ऑनरेबल जजेस ने बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है वही इख्तियार रखता है। अब इसके अंदर कंफ्यूजन क्यों आ रही है? कंफ्यूजन इस वजह से आ रही है क्योंकि अगर इमरान खान साहब एक चीज के ऊपर कहें कि ये लोग मेरे ताबे नहीं है, मेरा कहना नहीं मानते, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हेड इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों को तो जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जुल्फ़िकार बदर साहब, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे चौधरी शुजात साहब अगर कहते हैं, मना करते हैं अपनी पार्टी के जो विंग है पार्लिमानी जो MPAs हैं और वहां पे अगर वो वोट डाल दें तो वो कहा जाता है कि जी चौधरी साहब मना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ गई है कि वही जजेस एक चीज जब जुल्फ़िकार बदर साहब अगर 63A आर्टिकल को देखें तो उसमें तो जो हिदायत जो यानी डायरेक्शंस हैं वो पार्लिमानी पार्टी देगी, लेकिन उसको कन्वे करने का इख्तियार जो है वो हेड को दिया गया है। मैं आपसे और जो फैसला आया उसमें भी ये लिखा गया कि जी जो लेटर यानी क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का भी जिक्र किया गया, पार्टी के हेड का भी जिक्र किया और ये कहा गया कि जी द लेटर विल डिसाइड द इंस्ट्रक्शंस टू द पार्लियामेंटेरियंस मेंबर्स। सर यहाँ मैं आपसे जो जैसा कि आपने कहा कि फैसले जो हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो किया करती थी, मेरा आपसे जानना यह है कि 63A स्पेसिफिक है फॉर वोटिंग, जो कि खास तौर पे किसी भी रेजोल्यूशन की वोटिंग के लिए है। यहाँ बात पार्टी के दीगर उमूर की नहीं है बल्कि एक रेजोल्यूशन या किसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग के हवाले से बात की गई है स्पेसिफिकली, क्योंकि इस आर्टिकल 63 में कई तरामीम आई हैं और उसके बाद अब जो इसकी शक्ल निकली है, जैसा कि आज कोर्ट में भी रूलिंग दी गई कि आर्टिकल 63A ने बड़ा फासला तय किया है और आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आती गई, चीज़ों को क्लियर किया गया। फिर यह भी कहा गया कि जी पॉलिटिकल पार्टीज में डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए बल्कि जमहूरी तरीक़ाकार से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी जो है वो ये फैसला करे। क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये जरूरत इस समर की है कि अगर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत होनी चाहिए
तो फिर ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बनाया गया है इसको खत्म कर दें। फिर तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोटों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप उसको संभाल ही नहीं सकेंगे। यहाँ पे लॉयल्टी सिंसेरिटी टू द पार्टी होगी नहीं, आपसे मैनेज ही नहीं होगी। लीडर के साथ कोई ताबेदार ही नहीं रहेगा। अगर आप किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से या उसके टिकट के ऊपर जीत के आते हैं तो आप आगे चलेंगे ही नहीं। आपको जहां पे मफाद नजर आएगा आप वहां से अपनी मुफाद को चेंज करेंगे और आप दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल जाएंगे। बात यह कि हमारे मुल्क में कॉन्शियस के ऊपर कोई जो है फैसला नहीं करता। यहाँ पे लोग मुफाद के ऊपर करते हैं। ये जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की गई है फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, वो इसी वजह से की गई है कि जो पार्टी का हेड है वो लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन कराए। देखिए, अगर यहाँ पे एक पार्टी और फिर दूसरी पार्टी अपने मुफाद की खातिर करते रहेंगे और लोगों को आजादी राय दे देंगे और पार्टी के अंदर से डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर का पार्टी के अंदर उस तरह डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा। लोग अपनी मर्जी करेंगे और अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। जब पार्टियों का पॉलिटिकल पार्टीज का डिसिप्लिन खराब होगा तो पाकिस्तान के अंदर सियासत मजीद गंदी हो जाएगी, मामलात आगे नहीं चल सकेंगे। आपने यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो 63A के ऊपर और ये जो लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की, ये फैसला आया, ये एक तारीखी फैसला था। और इसके बाद जो ये अभी सूबाई असेंबली के इलेक्शनों में लोगों ने वोट दिया, इसके बाद तो हर चीज खत्म हो गई है कि आइंदा से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग ना लोटे आएंगे, ना लोटे बनेंगे, ना अपनी वफादारियां चेंज करेंगे। और जो लोग एक दफा कर चुके हैं, लोग आइंदा फ्यूचर में भी उनको मुस्तरद कर देंगे। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर हम जैसे लोगों के लिए बड़े जरूरी हैं जिनकी वफादारी एक ही पॉलिटिकल पार्टी से है, ना हम किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखते हैं। हाँ, हम दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप और पार्टियों के लोगों की इज्जत जरूर करते हैं, एहतराम रखते हैं, अच्छा ताल्लुक चाहते हैं। पर अच्छे एहतराम और ताल्लुक का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी लीडरशिप के साथ कोई इख्तिलाफ राय हो तो हम अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तो वी हैव टू स्टिक एंड वर्क अंडर द डिसिप्लिन ऑफ द लीडरशिप एंड पार्टी पॉलिसी के अंदर काम करना है। ये बहुत जरूरी है और इसको ऐसी जजमेंट आनी चाहिए, ऐसे हुकूमती मामलात होने चाहिए, ऐसे कानून साजी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी जो है अपनी मर्जी ना इस्तेमाल करे कि जी आजादी राय है, डेमोक्रेसी है, मैं अपनी मर्जी करूंगा। मर्जी जरूर करें, आप पार्टी के अंदर बैठे, पार्टी के अंदर बैठ के लीडरशिप के साथ आप आर्ग्यू करें, आप उनके साथ इख्तिलाफ राय रखें, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीत के आए हैं और आप जाके किसी दूसरी पार्टी के ऊपर करें। जो लीडरशिप की पार्टी पॉलिसी होगी, जो लीडर कहेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हाँ, इसके अंदर अगर किसी को ये लगता है कि इससे कोई डिक्टेटरशिप आ जाएगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी लीडर का फैसला तस्लीम नहीं करते, आप बिल्कुल रिजाइन करें। आप अपनी पार्टी की जो पोजीशन ली हुई है, सीट ली हुई है, उससे इस्तीफा दें, पार्टी की पोजीशन छोड़ें और जाके फिर नई पार्टी ज्वाइन करें, नए तरीके से इलेक्शन लड़ें, लोगों से जाके नया मैंडेट लें नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ऐसा नहीं है कि आप उसी पार्टी के एमपी एमएनए या सेनेटर रहें और उसी पार्टी की लीडरशिप से और उसकी पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, मुझे बताइएगा कि जब पहले डिसीजन आया पंजाब असेंबली के हवाले से तो उसके लिए क्यों नहीं फुल कोर्ट की इस्तदा की गई या और दूसरे डिसीजंस आते रहे जिस पे हुकूमत खुश भी होती रही? तो फिर वो भी तो सर बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस थे, चाहे वो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको नल एंड वाइड करने का मामला हो या पंजाब असेंबली के 25 अरकान डीसीट करने का मामला हो। तो आखिर इस केस पे ही क्यों फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही है? देखिए, कासिम सूरी साहब की जो थी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट मामला था। उन्होंने आइन शिकनी की थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट किया था। एक चीज जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने वो काम करने की बजाय अपना एक
तो जोर आजमाई करने की कोशिश की, जो आइन शिकनी बनती थी, ठीक है, उन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लेके तहरीके इत्तेमाद को, जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है उसका काम है उसके ऊपर फोकस करना, ना कि अपनी मर्जी थोप दे। तो वहां पे अदालत हरकत में आई और उन्होंने जब भी आइन शिकनी होगी उन्होंने खुद ही जो है उसका रास्ता बना के मामलात को करना है। यहाँ पे जो मामला है, यहाँ पे मामला है कि अगर एक पार्टी के लीडर ने कहा कि मेरी पार्टी के 10 एमपीए किसी को वोट नहीं दे सकते, इसके अंदर आइन का कोई शिकनी नहीं है। यहाँ पे स्पीकर ने उस पार्टी के जुल्फिकार बदर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक ऐसा मैटर, अभी अगर हम कानून शिकनी और ये तमाम चीजें आइन शिकनी भूल जाएं, हम ये देखते हैं कि कासिम सूरी की जो रूलिंग, जिसको नल एंड वॉइड कलअदम करार दिया गया, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर भेजा गया, वो सू मोटो नोटिस जिस बेंच ने लिया या चीफ जस्टिस ने लिया, वो यही चीफ जस्टिस है। जो 5 रुकनी बेंच थी उसमें भी यही 3 जजेस ये वाले भी शामिल थे और इनके ही मेजॉरिटी के फैसले से ये बात साबित हुई कि जी जो कासिम सूरी की रूलिंग थी वो कलअदम है और उसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते हैं। उस वक्त उनसे कोई इख्तलाफ नहीं किया जाता, न किसी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया जाता है। अगर देखा जाए तो उसी सू मोटो नोटिस के नतीजे में तो आपकी हुकूमत फॉर्म हुई है। तो अब इतने चंद दिन में अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, ये शकूक व शुबात कैसे पैदा हो गए? सर वही जजेस हैं, वो 5 में से 3 जजेस वही हैं जो ये इस बेंच में मौजूद हैं, जो ये समाअत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी बात के अंदर। इमरान खान साहब को घर भेजा और जो हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से नहीं आई। वो तरीके अदम एतमाद एक आईनी तरीकाकार था जिसमें आईनी और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजा गया। उसके अंदर रुकावट डाल रहे थे, आइन शिकनी कर रहे थे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और बताया कि ये डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वजीर आजम और सदर पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकते। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और फैसला दिया और उसकी वजह से फिर वो मामला आगे बढ़ा, वो प्रोसेस चला। उस प्रोसेस को फॉलो करके ये गवर्नमेंट मार्ज़े वजूद में आई। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो उस कोर्ट ने फैसला दिया था उसके बिल्कुल मुतजाद फैसला इसमें दिया। उसमें कहा कि एक पार्टी का सरबरा अगर अपने मेंबर्स को कहता है कि ये वोट ना दें और वो वोट देते हैं, उनको डिसीट कर दिया जाए, वहां पे इलेक्शन करा दिए जाए। लेकिन जहां पे जब एक पार्टी का सरबरा अपने मेंबर्स को कहता है कि जनाब आप वोट ना दें किसी को और वो वोट देते हैं, तो फिर कैसा किस किस्म का फैसला है? कैसे कानून हरकत में आ सकता है? कैसे उसको मुअत्तल किया जा सकता है? लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है ना कि क्या ये फैसला कन्वे कर दिया गया था जो एमपीएस थे? क्योंकि 9 जो एमपीएस मौजूद थे उनका तो ये कहना था कि हमें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि ये इस किस्म की कोई हिदायत दी जा रही है। दूसरी जानिब अगर ये खत लिख दिया गया था तो वोटिंग से पहले डिप्टी स्पीकर ने क्यों नहीं ये जो खत था ये पढ़ के सुना देते वोटिंग से पहले कि जी ये फैसला है आपकी पार्टी का और ये हमें कन्वे कर दिया गया है। अब अगर कोई मेंबर इसके खिलाफ जाएगा तो वो वोट भी काउंट नहीं होगा और डिसीट भी होगा। देखिए, ये तो डिप्टी स्पीकर जानते हैं कि असेंबली की जो रूलिंग है उसको किस तरीके से चलाना है और किस तरीके से किस टाइम पे उन्होंने वो फैसला करना था। ये तो उनका अपना इस्तेकाक है, अपना प्रेरोगेटिव है, उन्होंने वो अपने पावर्स को यूज किया और बताया। हाँ, इसके अंदर ये चीज थी कि जो कोर्ट के अंदर भी होता है और यूजुअली सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी होता है कि आप मेंबर्स को या अपने जो होते हैं लोग प्लेंटिव और डिफेंडेंट्स होते हैं या रिस्पोंडेंट्स होते हैं, उनको नोटिस हो जाता है, कोई पेश होता है, कोई नहीं होता, कोई डिनाई कर देता है जी मुझे नहीं मिला। तो इसके अंदर हो सकता है कि उन्होंने लेटर भेज दिया हो और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया हो या उन्होंने नहीं समझा होगा कि जी हम आगे ये कह देंगे। देखिए, ये 10 बंदों का मैटर है। मैटर
रिसीव करने से ज्यादा इस टाइम पे ये समझना जरूरी है कि अगर कोई लीडर अपनी पार्टी के एमएनएज, एमपीएज और पार्लिमानी लीडर्स के ऊपर कोई पावर रखता है तो उसका वो इस्तेकाक है, उसकी वो पावर है कि वो पार्लिमानी लीडर से भी सुपरसीड करके फैसला कर सकता है और उनको मना कर सकता है या उनको कह सकता है आप ये काम करें, हाँ में या ना में। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन। सर आप सही कह रहे हैं सर। जुल्फिकार साहब, बस मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूंगा कि जब तक ये खत पढ़ के नहीं सुनाया गया, क्या किसी को इस इन डायरेक्शंस का आम लोगों को, पब्लिक को या लोगों को पता था? ये बात खुफिया क्यों रखी गई सर? अगर ये बात थी, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स जो हैं वो ये बात ओपनली पब्लिकली बोल देते हैं कि जी ठीक है हम फला की सपोर्ट करने जा रहे हैं। पब्लिकली तो ये कहा जा रहा था, जो वीडियो बयान उनके सामने आया, उन्होंने कहा जी हम चौधरी परवेज इलाही के साथ जाएंगे। चौधरी शुजात साहब का जो बयान सामने आया, खत में जो चीजें निकलती हैं, क्योंकि ये सुबह से मीडिया पे ही डिस्कस हो रहा था, कोई खत आने वाला है, कोई खत अभी शो किया जाएगा जिसके बाद जो है ना सिनेरियो टोटल चेंज हो जाएगा। हुआ वही, लेकिन ये बात पहले से पब्लिक क्यों नहीं कर दी गई? सर शुजात हुसैन साहब सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते थे कि जी मेरा फैसला है, पार्टी को कन्वे कर दिया गया है कि हम जो है वो इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। देखिए, ये मॉरली अगर देखा जाए तो इसको करना चाहिए था, पर ये भी इस्तेकाक चौधरी शुजात साहब का है, इसके ऊपर हम तो कमेंट करना ही नहीं चाहते, ना कहना चाहते हैं। जी जी। ये चौधरी शुजात साहब जाने और उनकी पार्टी के मेंबरान जाने कि उन्होंने क्यों पहले नहीं किया या क्यों पब्लिकली अनाउंस नहीं किया या क्यों लास्ट मिनट पे लेटर निकाला। अब ये अंदर की जो बात है ये चौधरी साहब ही जानते हैं, और ये मेरा ख्याल से कोई उनका फैमिली का आपस का डिस्प्यूट था जिसकी वजह से, जो कि अनफॉर्चुनेट वाकया है। मैं उसको अच्छा नहीं समझता कि उनकी फैमिली में इख्तिलाफ। जुल्फिकार बदर साहब, बस एक लास्ट चीज जो आज बड़ी बातें होती रही, क्योंकि कल शाम जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की दुबई जाने की जब खबरें आई तो लोग बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते रहे। इसमें यह भी कहा गया कि 11 साल जो शख्स जेलें फेस करता रहा, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो यहाँ से ऐसे वक्त में कोई जाना चाहे या यहाँ से भाग जाए। अपनी निजी मसरूफियात पे आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपने नवासे के साथ वक्त गुजारने गए, इधर से क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बस ये आखिरी सवाल है। बिल्कुल, अपने नवासे को मिलने गए थे, उनकी बेटी की ख्वाहिश थी कि जो है वो आए, तो वो बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम के लिए गए हैं, वो बिल्कुल जल्दी वापस आ जाएंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं है, जरदारी साहब को तो जब जबरदस्ती कहते रहे कि मुल्क छोड़ के जाए, वो तो उस टाइम पे भी नहीं छोड़ के गए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की आपको हिस्ट्री बता दूं कि वो पाकिस्तान के अंदर रहना, मरना और दफन होना पसंद करते हैं, लेकिन मुल्क छोड़ के जाना पसंद नहीं करते। तो लिहाजा इस चीज को लोगों को ज़हन में रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का कोई भी लीडर भागने वाला नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बदर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एडवोकेट जुल्फिकार बदर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उस समात के हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जारी है, और 3 रुकनी बेंच जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के हवाले से समात कर रहा है कि आया ये जो रूलिंग है क्या ये आईन और कानून के हिसाब से दी गई, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात लिखी है जिसकी आड़ लेकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ये रूलिंग दी। इस हवाले से बात ये भी की जा रही है कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए, यानी एक फुल बेंच जो है वो इसकी समात करे। सिर्फ 3 जजेस जो समात कर रहे हैं, फाजिल जजेस, उन की समात के बजाय एक बहुत अहम मामला है, सूबे का मामला है, किसी एक शख्स का मामला नहीं है, इसलिए बेहतर ये होगा कि इसे लार्जर बेंच जो है वो इसकी समात करे। नाज़रीन, समात जारी है। जज साहिबान का ये कहना है कि 24 घंटे हम समात करने को तैयार हैं और दलाइल मुकम्मल करके इसका फैसला जल्द अज जल्द सुनाएंगे। दूसरी जानिब, जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे कहा था कि आज जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिससे मरियम नवाज साहिबा ने लीड किया और एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ी बातें उसमें 2016 से लेकर अब तक की तमाम दास्तान बताई गई, और ये कहा गया कि जी जिस तरीके से केसेस के फैसले आते रहे, मुख्तलिफ फैसले ऐसे रहे जो कि बिल्कुल खिलाफ फैसले थे, जिसमें ऐसा शुबा होता था कि किसी को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। कहीं लाडले का नाम लिया गया तो कहीं जो है वो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया के अल्फाज की बात की गई।
कहीं ये भी कहा गया कि जी जिस तरीके से मैच फिक्सिंग होती है उसी तरीके से बेंच फिक्सिंग भी होती है मुबैना तौर पे। ये तमाम बातें जो हैं वो की गई। बहरहाल नाज़रीन, इन्हीं हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं किरण इमरान डार, जो कि रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की, और ये मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण इमरान डार साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया। जी, मुझे बताइएगा कि जब यानी ये जो समात है ये एक तरफ कोर्ट में जारी है और एक तरफ जो है वो मरीम नवाज साहिबा का ये भी कहना था कि जी मेरी अपील जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मुझे लोगों ने मना भी किया कि आप अदालत के हवाले से किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, वरना हो सकता है कि जो अपील है उसके फैसले पर कोई असर पड़े। क्या ज़रूरत पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती? ट्वीट्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह तो मैडम बात चली रही थी ना। फिर तमाम हुकूमती अराकीन के साथ या तमाम जमातों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर बुलंद आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया। और जहाँ तक आपने बात कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने नहीं की, वो हुकूमती जो इत्तेहाद है उन्होंने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि सिर्फ एक जमात नहीं है, एक जमात नहीं है पाकिस्तान की जो ये मुतालबा कर रही है किस पीटीआई को निकाल के बाकी सारी जमातें जो हैं वो ये मुतालबा कर रही है। जब डॉक्टर बुलंद कोई चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएं और ऐसी सिचुएशन आए कि फुल बेंच बने और जब वो फैसला दे उसके ऊपर उसको माना जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात की गई। देखिए जब चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं तो फिर मेरे ख्याल से उनको उसकी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। और फिर मरीम नवाज साहबा ने जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली बात तो ये वो अकेली नहीं थी, पूरी पीडीएम की जो कायदीन थे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और हर एक ने अपना नुक्ता नजर बयान किया ताकि अदलिया, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, अदलिया का अपना एक वकार है और हम भी चाहते हैं और पूरी पीडीएम चाहती है कि उसका वकार भी बरकरार रहे। जब चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो उसकी कंट्रोवर्शियल को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए ये एक सजेशन दी गई कि फुल बेंच इसकी हियरिंग कर ले और वो इसका फैसला दे। तो मेरे साथ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए ट्वीट कर दिया तो मरीम नवाज ने कर दिया, लेकिन जब आप एक पूरे बेंच के साथ बैठते हैं और मुतालबा करते हैं तो मेरे ख्याल एक अच्छा मैसेज, एक यूनाइटेड मैसेज जो है वो अदलिया को भी गया और बाकियों को भी गया कि हम ये डिमांड कर रहे हैं, हम एक मुतालबा कर रहे हैं। करना ना करना तो उनकी सवाबदीदी है, वो करें या ना करें। चीफ जस्टिस की सवाबदीदी है, वो ये फुल बेंच से लेके जाते हैं इस केस को या नहीं। लेट्स सी। अच्छा मुझे बताइएगा कि यानी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये जिस तरह मैंने अपने पहले सवाल में भी कहा, हमारे यहाँ एक रिवायत बनती जा रही है कि हम पब्लिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। हालांकि दुनिया भर में अगर कोई ऐसा मामला होता है जो कि अदालत के सामने होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सब जुडिस मैटर कहते हैं, तो उस हवाले से कोई मीडिया पे बात भी नहीं करता। यहाँ तो खैर अब जी तो अब मसला ये है कि चाहे ये खान साहब की बात करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक पार्टी, आपकी पार्टी, बल्कि पीटीआई ने भी एक तरीके से पब्लिक प्रेशर जनरेट किया सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए, वहाँ अपील जमा कराने के लिए। इससे कल भी हमने देखा कि कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट या अदलिया को निशाना बनाया गया, पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया गया ताकि अदालत जो है वो या तो खुद नोटिस ले ले या पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। ये क्यों रीत पड़ती जा रही है? हम अपने फैसले जो है वो अदालत के रहमो करम पे क्यों नहीं छोड़ देते कि जजेस को, और जो फैसले आए उसे तस्लीम क्यों नहीं करते? देखिए बहुत अच्छी बात आपने की, इसमें कोई शक नहीं है। एक प्रेशर डेवलप किया जाता है और हमने भी ये सीखा। मैं समझती हूँ सब पार्टियों ने इस चीज को दूसरी पार्टियों से सीखा कि एक प्रेशर डेवलप किया जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम और उसके बेस पे फैसले लिए जाएं। जो पहले आपने इससे पहले जो आपने बात की कि जब जुडिशियल मैटर होता है तो उसके ऊपर बात नहीं की जाती, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इस बात को जो है अब मीडिया की आजादी कहूँ
मैंने मास्टर्स किया है मैथ कम्युनिकेशन में, तो जब हम पढ़ रहे होते थे तो एथिक्स की बड़ी बात होती थी। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो जर्नलिस्ट के और मीडिया के बड़े इम्पोर्टेंट, वो किताबों में ही रह गए। जब हम प्रैक्टिकल उसमें आए तो हमने देखा कि वो तो बस किताबी बातें रह गई। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कोई तो बारिश का कतरा पहले बने और इस पर इम्प्लीमेंट करे, तो फिर डेफिनेटली जो केसेस उसमें हैं कोर्ट में है, डेफिनेटली उस पर कहीं भी बात नहीं होनी चाहिए, जो कि एक रूल है। मैडम, जिस तरह अगर मैं माजी की बात करूं, कतई कलामी माफ, आपको मैं अभी से इंटरप्ट कर रहा हूं, तो जब आपको याद होगा जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो नसीम हसन शाह थे, उन्होंने जब बहाल किया था नवाज शरीफ को, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया कि अगर सिंध का वजीर आजम होता तो शायद बहाल नहीं किया जाता। असेंबली तोड़ी गई थी और उसके बाद बहाल भी कर दिया गया था। उसके बाद फिर जब यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको बरतरफ किया गया, उस वक्त भी ये कहा गया कि जी एक तरफ एक वज़ीर आज़म को जो है ना बरतरफ नहीं किया जाता, दूसरे ने ये रीत क्यों पड़ जाती है कि अगर फैसले हक में आते हैं तो तारीफ की जाती है, फैसले खिलाफ आए तो तहफ़्फ़ुज़ात का या तो इजहार किया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है। देखिए बिल्कुल मैं इस बात पे भी आपसे एग्री करती हूँ। देखिए, एक है इदारा और एक है पर्सनल इंसान, ठीक? तो जब तनकीद होती है तो फिर वो असल में तनकीद होती है उस शख्स के ऊपर, डेफिनेटली वो इदारे के ऊपर ही तनकीद हो रही है। तो देखिए, इदारों को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इदारों की भी, कि वो जो है जो फैसले हैं वो आइन के मुताबिक करें, आइन और कानून के मुताबिक करें। जब वो फैसले नहीं होते तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी जो है वो उसमें आती है। जैसा देखिए अभी का जो फैसला है वो 25 वाले जो लोग थे, जैसे पहले एमपीएस को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसी बेस से 2 दिन पहले जो है डिप्टी स्पीकर ने ये किया, जिसके ऊपर आज जो है पूरा दिन हम भी, आप भी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है इस वक्त टीवी के आगे बैठी हुई है और वो देखना चाह रही है कि चीफ जस्टिस क्या फैसले देते हैं, उसको पेंडिंग करते हैं या फुल बेंच पे लेकर जाते हैं। सही। देखिए हम लोगों ने भी जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरियत पे काम करना है और पार्लियामेंट के वकार के ऊपर काम करना है, वैसे ही दुनिया ने भी और जजेस ने भी अदलिया की को क्या कह सकते हैं, ऐसे फैसले देने चाहिए और ताकि अदलिया के ऊपर भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी कोई उंगली ना उठा सके, कोई भी जमात उंगली ना उठा सके। तो ये बहुत बहुत क्रेडिट जाता है जजेस के ऊपर। देखिए जजेस भी इंसान है, जी, वो भी, लेकिन मैडम बस मैं आपसे बात भी पढ़ते हैं, जी, उसका असर उन पे कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो अभी जो मैं चीफ जस्टिस की बात सुन रही हूँ कि जी जमीर के मुताबिक करना चाहिए, फिर जमीर की जो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप जब अदालत पे खड़े होते हैं और आप मैं बात करें तो मैं की भी बहुत लंबी डेफिनेशन है, और अब आप जमीर की बात करें तो हर एक की नजर में जमीर की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो जुमला ये बोलना चाहिए था कि मैं तो उनको कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट आइन और कानून, जब हम चीफ जस्टिस के पास बात लेकर जाते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं चीज, तो उसका मतलब है कि इनका फैसला जो है वो किया जाए आइन और कानून, पहले आइन उसके बाद कानून के मुताबिक। बिल्कुल। तो फिर कंट्रोवर्शियल कुछ मैडम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि आपको वैसे लगता नहीं है कि कोर्ट्स या अदालतों की जानिब से जो फैसले आते रहे हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इन सबको बड़ा रिलीफ दिया गया है? चाहे नवाज शरीफ के बाहर जाने का मामला हो, उनको 50,000 के मुचलकों के ऊपर एक शख्सी ज़मानत पे बाहर जाने की जो है ना वो इजाज़त दी गई हो, चाहे मरीम नवाज को ज़मानत पे या उनकी सज़ा को मुअत्तल करके उन्हें इतनी आज़ादी दी जाए कि वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें। इसके अलावा भी जो हम माजी में देखते रहे, जो फैसले अदालतों की तरफ से आते रहे, उसमें सवाए इसके कि डिस्क्वालीफाई किया गया या कुछ चीज़ों पे सज़ाएं हुई, सज़ाएं मुअत्तल भी हुई। अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो अदालतों से आपको या आपके लीडरान को रिलीफ मिलता रहा है, फिर क्यों नहीं अदालतों पे जो है वो एतमाद है आप लोगों को? मुझे बताइए कैसा रिलीफ है कि पाकिस्तान का वजीर आजम जो है उसको वजीर आजम की कुर्सी से हटा दिया जाता है, फिर उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटा दिया जाता है और उनकी तबीयत खराब होती है जिसकी वजह से उनको बाहर भेजा जाता है। वो वापस जब आते हैं अपनी बीवी को देखिए मरना सबने है, मैंने भी मरना है, ठीक है, और सभी ने मरना है, इस दुनिया से जाना है, लेकिन इंसान कहता है कि
मेरा करीबी शख्स जब इस मुश्किल वक्त में है तो उसके पास रहे। हम कर तो कुछ नहीं सकते, इवन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक, वो तो अल्लाह की मर्जी है, जिसने एक सांस लेना है उसने नहीं लेना है। तो मुझे बता दें, काल कोठरी में रखा जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी और उनकी बेटी को भी, तो मुझे बताइए ये कैसा रिलीफ है? और आप इसको रिलीफ कहते हैं? ठीक, यानी आपके ख्याल में मतलब ये रिलीफ, जाहिर सी बात है डिस्क्वालीफाई किया गया। बहरहाल अदालतों के फैसले मैडम, इस पे हम तो कुछ वो नहीं कर सकते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण डार साहिबा के आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किरण इमरान डार हमारे साथ मौजूद थी और इनका ये कहना था कि कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया गया, एक प्राइम मिनिस्टर को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया और जिस तरीके से काल कोठरी में रखा गया। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे शहर के मौसम के हवाले से। पूरे मुल्क में ही बारिशों का सिलसिला जारी है और हवा का कम दबाव जो है वो बढ़ते बढ़ते ये सिस्टम जो है ये कराची के करीब पहुंचा, कराची से गुजर के आगे बढ़ा। बारिशें बड़ी शदीद हुई, कुछ जगहों पे 162-165 मिलीमीटर ज़्यादा बारिशें हुई, कुछ जगहों पे 80-82 मिलीमीटर बारिशें हुई। बहरहाल पूरा शहर ही जो है वो बारिशों की लपेट में आया और अर्बन फ्लडिंग भी देखने में आई। लेकिन नाज़रीन, ये बात याद रखनी चाहिए कि तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनके बड़े बड़े शहर जब तवक्को से ज़्यादा बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग होती है। बहरहाल नाज़रीन, अभी हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है और आगे मजीद कोई और तो सिस्टम नहीं आने वाला। हम खुशामदीद कहते हैं जवाद मेमन को। अस्सलाम वालेकुम जवाद मेमन साहब, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। जी वेलकम। जवाद साहब, क्या कहते हैं, इस वक्त क्या पोजीशन है? ये सिस्टम गुजर गया है या इसके असरात अभी भी बाकी हैं शहर के ऊपर? तो सब जो मेन सिस्टम था वो तो इस वक्त कराची शहर के ऊपर से होता हुआ इस वक्त अरेबियन सी में चला गया है और मकरान कोस्ट के आसपास मौजूद है, जिसके ज़ेर असर जो है वो अभी भी सिंध में, कराची समेत सिंध में जो है वो लाइट टू मॉडरेट बारिशें जारी हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कराची के अक्सर इलाकों में जो है वो लाइट टू मॉडरेट स्पेल हो रहा है और बलूचिस्तान में अब इसका जोर ज्यादा है, क्योंकि बलूचिस्तान के काफी सारे एरियाज में जो है वो आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने में आई है। अगले 1 से 1.5 दिन जो है ये मजीद वेस्ट यानी कि ईरान, ओमान की साइड जाने पर मूव करेगा, तो साथ ही साथ बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है और बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं सेंट्रल रीजन में स्पेशली, वहाँ पर जो है वो बारिशों का असर रहेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई और सिस्टम अब आने की तवक्कुआत तो नहीं है कि मजीद कोई सिस्टम फिर कराची पे आगे बारिश बरसाएगा? देखें, एक और सिस्टम जो है वो तो फिलहाल दूर है, जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 30-31 जुलाई या 1 अगस्त तक जो है वो हो सकता है कि सिंध की तरफ मूव करे। लेकिन ये जो मौजूदा सिस्टम है इसी में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है, वो ये कि एक तो जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उसके पुल इफेक्ट्स आएंगे मॉनसून ट्रफ के थ्रू, जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि इसके असरात जो हैं वो 27 या 28 तारीख तक जो है वो कराची समेत सिंध में मौजूद रहेगी। अभी जो इसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि एक और लो लेवल सर्कुलेशन जो है वो राजस्थान के साइड पे बनती नजर आ रही है और जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो मॉनसून ट्रफ के साथ साथ वो लो लेवल वीक सर्कुलेशन भी जो है वो सिंध में कल किसी टाइम दाखिल होगी, मोस्ट प्रोबेबली दोपहर या शाम के आसपास। तो कह सकते हैं कि 26 और 27 के दौरान जो है वो कराची समेत सिंध में बारिशों का जो जोर पहले था वो कम नजर आ रहा था, लेकिन अब कुछ हद तक जो है दोबारा ये बारिशों का जोर जो है वो बढ़ सकता है और अगेन कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज में जो है वो मॉडरेट टू हैवी स्पेल पॉसिबल है 26 और 27 तारीख को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मौसमियाती तजिया का जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये था कि एक और लो प्रेशर सिस्टम जो राजस्थान की जानिब से बढ़ रहा है, जिसके असरात जो हैं 26 और 27 जुलाई को सामने होंगे, और फिर एक और सिस्टम जो पीछे से चला आ रहा है वो 31 जुलाई या 1 अगस्त तक शहर में पहुंचेगा और अपने असरात जो है ना वो दिखाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।